मैं कपिल पाठक अपने इस अकाउंटिंग वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अब तक जो मैंने पढ़ाया है आपको अपने लेक्चर्स में वो कहीं ना कहीं आपको पसंद आए होंगे और उसी आधार पर आज हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। इसका नाम है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, बेस ऑफ अकाउंटिंग। जब भी आप अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम चालू करते हैं या अपने व्यापार व्यवसाय के अकाउंटिंग को लिखने जाते हैं तो उसके कुछ आधार होते हैं जिनको मानकर या जिनके बेस पे हमको तो वो पद्धति अपनाकर उसको लिखना होता है। तो इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि इसका जो विभिन्न उपयोगकर्ता है, उसके चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे आप खुद हो, चाहे आपके इन्वेस्टर हो, एक तो उनके लिए फायदेमंद होता है और उनके लिए उपयोगी होता है। और दूसरा, इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए समय की अवधि में विकसित सिद्धांत, अवधारणाएं, नियम और दिशा निर्देश शामिल होते हैं। अर्थात एक देश, काल और परिस्थिति के अनुसार लेखांकन के सैद्धांतिक आधार बनते हैं। किसी देश में क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है, इन सब चीजों को देखते हुए ही सैद्धांतिक आधार बनाए जाते हैं। अब चूंकि हम अपने देश हिंदुस्तान में रहते हैं तो जरूरी हो जाता है कि हम अपने हिंदुस्तान के हिसाब से उस प्रणाली को अपनाएं। अब लेखांकन सिद्धांतों की विशेषता। अब क्या है लेखांकन के सिद्धांत और क्या है उनकी विशेषता, इनको समझना बहुत जरूरी है। मैं ये बेसिक थ्योरी पे इसलिए ज्यादा ध्यान देना चाह रहा हूँ कि जब प्रैक्टिकल आए तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हम ऐसा क्यों करते हैं। उसके अलावा भी अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानना और समझना चाहिए कि जो सिस्टम आप एडॉप्ट करने जा रहे हैं उसमें क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या उसकी विशेषताएं, क्या उसकी सीमाएं हैं। तो ये चीज है। तो लेखांकन सिद्धांत जो होते हैं उसकी 3 विशेषताएं मानी गई। पहला तो तथ्यपरक, अर्थात लेखांकन के सिद्धांत वास्तविक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए, कोई सीधी सी बात। और ये व्यक्तिगत विचारों से परे हटकर निरपेक्ष होने चाहिए। ये सिद्धांत विश्वसनीय होना चाहिए और लेखा प्रणाली सूचनाओं की सत्यता को परखा जा सके, ऐसे गुण भी इस सिद्धांत में होना चाहिए। पहला तो तथ्यपरक होना चाहिए, मतलब तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, जो हुआ है एक्चुअल में उसके आधार पर होना चाहिए। आपके विचार क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हुआ ये फर्क पड़ता है। ठीक है। दूसरा, इसमें विश्वसनीयता होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है इस अकाउंटिंग सिस्टम में, सिद्धांत में, तो फिर ये किसी काम के नहीं। और ये इनके मतलब सत्यता को परखा जा सके, ऐसे भी गुण होना चाहिए, मतलब उसके पीछे कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए जो आप करने जा रहे हैं। फिर संबद्धता एवं उपयोगिता, सेकेंड जो पॉइंट है, रिलेवेंस एंड यूजफुलनेस। लेखांकन सिद्धांत में संबद्धता का गुण होना चाहिए, अर्थात लेखा सूचनाएं तथा उससे प्राप्त परिणाम अर्थपूर्ण, उपयोगी होना चाहिए, जिससे इन सिद्धांतों को सबकी मान्यता मिल सके। किसी भी सिद्धांत, लेखांकन से सिर्फ संबंधित नहीं, किसी भी सिद्धांत का एक नियम है कि उसमें जो सूचनाएं हैं या उसमें जो आपको सिस्टम मिल रहा है वो एक तो यूजफुल हो और दूसरा उसका रिलीवेंस हो, संबद्धता हो। आपको आपके फाइनेंशियल सिस्टम को जानना और बता ही नहीं पाए जैसे अकाउंटिंग सिस्टम किस काम का, तो उसकी उपयोगिता होना चाहिए, उसके परिणाम जो प्राप्त हो रहे हैं वो आपके लिए उनका कुछ अर्थ होना चाहिए, तो ही वो सिस्टम अच्छा माना जाता है। ठीक है। फिर व्यवहारिकता, एक अच्छे लेखांकन सिद्धांत में व्यवहारिकता होना चाहिए ताकि उसे सफलतापूर्वक व्यवहार में अपनाया जा सके। मतलब एक व्यवहारिक होना चाहिए। अव्यवहारिक सिद्धांत कोई भी होगा तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि आप ना तो उसको ढंग से एडॉप्ट कर पाएंगे और ना ही उसको किसी प्रकार से अपने व्यवसाय के लिए उपयोगी बना पाएंगे। अब लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं क्या क्या है वो देख लेते हैं। जो लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं या सिद्धांत लेखांकन प्रक्रिया की नींव का कार्य करते हैं। सीधी सी बात है, कोई भी अगर किसी हम सिद्धांत को अपनाते हैं तो उसकी मूलभूत मान्यताएं है वही उसके नींव का काम करती है। कोई भी संस्था इन मूलभूत या आधारभूत मान्यताओं का पालन किए बगैर अपने वित्तीय विवरण नहीं बना सकती। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत है कि
संकल्पनाएं, धारणाएं, शर्तें, प्रथाएं एवं अवधारणाएं लेखांकन की मान्यताएं ही है। भाई वो सीधी सी बात है, सीधा सिंपल इसको अगर सिंपल सी भाषा में समझना है तो कोई भी संस्था हो, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, वो अकाउंटिंग के मूलभूत सिद्धांतों को अपनाए बिना वित्तीय विवरण नहीं बना सकती। कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट रहेगा, कहीं ना कहीं उसमें गलती रहेगी। तो भाई सिद्धांत तो है क्या, अब क्यों बनाना है, हम मानते, हम तो उस बात को मान गए कि हमको मानना है, लेकिन है क्या सिद्धांत? तो सिद्धांत की मान्यताओं में जो तीन मुख्य रूप से है। पहला है लेखांकन की मूलभूत मान्यता। लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं लेखांकन प्रक्रिया की नींव का कार्य करती है। कोई भी संस्था इन मूलभूत अर्थात आधारभूत मान्यताओं के बिना अपने वित्तीय विवरण नहीं बना सकता। तो क्या क्या है देखिए। पहला है लेखांकन अस्तित्व की मान्यता। तो लेखांकन अस्तित्व की मान्यता, इस मान्यता के अनुसार व्यवसाय की इकाई को उसके मालिक से, स्वामी से अलग रखा जाता है। अर्थात कोई एक व्यवसाय है, उसका अपना पृथक अस्तित्व होता है, वो खुद अपने आप में एक व्यक्ति होता है, यूं मान लीजिए आप, खुद अपने आप में एक मूर्त रूप होता है, और उसका उसके स्वामी से अलग विचार होता है, अलग उसकी व्यवस्था होती है। जैसे हम मान लेते हैं कि भगवान ने आपको, हम भगवान के अंश, इंसानों को भगवान का अंश माना जाता है, हमने मान लिया कि हम भगवान के द्वारा बनाए गए, लेकिन भगवान अलग है और हम अलग है। हमारी अपनी स्वतंत्र विचारधारा, हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र विचारधारा है, और इसी आधार पर वो कार्य करता है। इसी प्रकार एक स्वामी और उसका व्यवसाय दोनों अलग अलग होते हैं। अब व्यवसाय की अपनी विचारधारा हो सकती है और स्वामी की भी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन दोनों को अलग अलग रखना ही होगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर स्वामी ने व्यवसाय में किसी प्रकार का लेन देन किया गया है, स्वामी द्वारा व्यवसाय में किसी प्रकार का लेन देन किया गया, तो वो उसी प्रकार माना जाता है जिस प्रकार की एक बाहरी व्यक्ति इस व्यवसाय के साथ लेन देन करता है, उसी प्रकार एक स्वामी द्वारा भी व्यवसाय से किए गए लेन देनों का लेखा किया जाता है और उसको व्यवसाय से अलग माना जाता है। जैसे स्वामी द्वारा व्यवसाय में, व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जो भी पूंजी लगाई जाती है, जो भी पैसा लगाया जाता है, वो उस व्यवसाय का दायित्व माना जाता है। कैपिटल को लायबिलिटीज मानते हैं, जो पूंजी लगाई जाती है उसको दायित्व माना जाता है, और व्यवसाय का ये दायित्व है कि वो उसकी पूंजी वापस करेगा। इसी प्रकार व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय से जो भी पैसा व्यक्तिगत खर्चों के लिए लिया जाता है, उसका भी लेखा व्यापार में, आहरण अकाउंट में या ड्राइंग अकाउंट में किया जाता है। तो अगर हमको व्यवसाय का सही सही लाभ हानि निकालना है, सही सही लाभ हानि की गणना करना है, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम व्यवसाय और उसके मालिक का अस्तित्व अलग अलग मानकर चले। फिर दूसरा क्या है, मौद्रिक मापन की मान्यता। अर्थात जब हम किसी व्यवसाय के अकाउंटिंग सिस्टम को एडाप्ट करते हैं, तो उसका मौद्रिक रूप होना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी वस्तु विशेष व्यापार की मुद्रा में गणना नहीं की गई है या नहीं की जा सकती, तो अकाउंटिंग में उसका लेखा भी नहीं किया जा सकता। बहुत ही स्पष्ट नियम है इस बारे में। इस प्रकार एक व्यवसाय में पाई जाने वाली समस्त संपत्तियों जैसे भूमि, भवन, स्टॉक, विनियोग आदि के मूल्य को मौद्रिक इकाई के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है, और कोई तरीका ही नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे तो किसी भी चीज को अगर आपको उसकी कीमत बताना है तो उसको मौद्रिक इकाई के रूप में बताना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रुपये में, अमेरिका में डॉलर में, इंग्लैंड में पाउंड में, या जिस कंट्री में भी आप जाएंगे वहां के मौद्रिक उसमें उसकी कीमत आपको बताना पड़ेगी, और इसी मुद्रा के आधार पर ही आपके व्यवसाय की गणना की जाती है और अंतिम लेखे बनाए जाते हैं, और सरकार को इसी आधार पे एक व्यवसाय के लाभ हानि की गणना की लेखे दिए जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि किसी भी व्यवसाय के लिए जरूरी होता है अकाउंटिंग में कि उससे संबंधित मौद्रिक में उसकी गणना की जा सके। ठीक है। फिर अगला है चालू व्यवसाय की मान्यता, यानी किसी व्यवसाय का ये मान के चला जाता है कि जिस व्यवसाय की हम गणना कर रहे हैं वो चालू है आज की तारीख में, तो भविष्य में भी चालू रहेगा।
मान लीजिए कोई बंद व्यवसाय है, तो फिर उसकी गणना करने की जरूरत ही क्या है। और उसकी गणना भी करना है, अगर कोई व्यवसाय बंद हो रहा है तो उसकी गणना भी करना तो वो अलग तरीकों से की जाती है। लेकिन जैसे कोई व्यवसाय की गणना, जब चालू व्यवसाय की गणना की जाती है उसके तरीके अलग होते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई संपत्ति है जिसको हमने 1 लाख रुपए में खरीदा है, तो आज भले उसकी कीमत बाजार में 10 लाख रुपए हो गई हो या क्या बोलते हैं 1,000 रुपए बची हो, लेकिन हमारी पुस्तकों में अगर उसकी कीमत 1 लाख रुपए है तो चालू व्यवसाय में 1 लाख रुपए ही लिखा जाएगा। हाँ, ये होता है कि उसमें से प्रतिवर्ष होने वाला हास कम कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये माना जाता है कि ये मशीनरी चालू व्यवसाय में काम आएगी। हाँ, जब व्यवसाय बंद कर दिया जाएगा तो इस मशीनरी का जो भी उस समय का मूल्य होगा वो लिखा जाता है। तो व्यवसाय में इसी प्रकार जब अंतिम खाते बनाए जाते हैं तो जो लेन देन देना, जो पैसे देना बाकी है, जो पैसे लेना बाकी, जो इनकम कमा ली गई है, वो सब इसमें एंट्री की जाती है, लिखा जाता है, ताकि सही से लाभ हानि की गणना की जा सके। तो कुल मिला के जो व्यवसाय को हम जिसकी गणना हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग सिस्टम में, हमारा दिमाग एक लेखापाल या अकाउंटेंट ये मान के चलता है कि व्यवसाय आज भी चालू है और भविष्य में भी चालू रहेगा। उसी आधार पर इसकी गणना की जाती है। लेखांकन अवधि की मान्यता, अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि एक अकाउंटिंग को एक टाइम पीरियड में आपको बताना होता है, एक टाइम पीरियड में बताना होता है। सामान्य रूप से भारत में अगर लीगली अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करना है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 1 अप्रैल से लेके, प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक का जो भी लेन देन किया गया है इसकी गणना अकाउंट में की जाती है। तो ये टाइम पीरियड होता है। इस प्रकार कई छोटे व्यवसाय होते हैं जो, या मौसमी व्यवसाय भी कहते हैं, जो मेले में या इस प्रकार के किसी विशेष त्योहार पर व्यवसाय लगाए जाते हैं, तो वो 7 दिन, 15 दिन, महीना भर और 2 महीने के लिए कोई व्यवसाय किया जाता है, तो उसकी गणना उसके आधार पर की जाती है। लेकिन अगर एक सही साथ ठीक तरीके से व्यवसाय की गणना करना है हिंदुस्तान में, भारत में, तो जरूरी हो जाता है कि हम जो यहाँ पे नियम प्रचलित हैं उनके बारे में मान के चलें कि ये गणना इस टाइम पीरियड में की जाएगी। भारत में ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में की जाती है। जो व्यवसायी इनकम टैक्स जमा करते हैं, जिनको अपने लेखों की गणना अपने वित्तीय संस्थानों को देना होती है, अपने इन्वेस्टर को देना होती है, गवर्नमेंट को देना होती है, वो सब ये मानते हैं। और जो छोटे व्यापारी हैं जिनको कि किसी प्रकार का गवर्नमेंट से वित्तीय लेन देन नहीं होता या गवर्नमेंट को सूचना नहीं दे पाती, कई बार वो लोग दिवाली से दिवाली भी करते हैं या कैलेंडर वर्ष में भी करते हैं, तो अलग अलग मान्यता है। लेकिन मूल रूप से ये है कि आपको एक टाइम पीरियड में उसकी गणना करना होगी ताकि आप अपने व्यवसाय के लाभ या हानि को प्रदर्शित कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।